गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लास 10 साइंस का चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने 3.2 तक कंप्लीट कर लिया था, जो कि मैंने अपलोड कर रखा है एज अ पार्ट 1 में। आज का जो वीडियो होगा ये पार्ट 2 होगा और बाकी का जो चैप्टर है आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो 3.3 हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स। तो हमें जैसे पता है कि जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। हमें ये पता है कि नॉवल गैसेस क्या होती हैं, वैलेंस शेल क्या होता है, और जो हमारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं उन पर हम जब करते हैं। और यही चीज़ होती है जो रिएक्टिविटी बताती है एक एलिमेंट की, उसकी टेंडेंसी बताती है, जो हम लोग वैलेंस शेल में फील करते हैं। तो इसके आगे का आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। Sodium has one electron in its outer shell. It is loses the electron from its M shell and then its L shell. Now become the outermost shell, and that has a stable octet. The nuclei of the atom still has 11 protons, but the number of electron has become 10. So there is a net positive charge given as sodium cations. On the other hand, chlorine has 7 electron in its outer shell, and it's required one more electron to complete its octet. If sodium and chlorine were to react, the electron lost by sodium could be taken by the chlorine. After gaining an electron, the chlorine atom get a unit negative charge because its nuclei has 17 protons and there are 18 electrons in its Kl and M shell. This given as chloride ions, chloride negative. So both this element can be given and taken reaction between them. अब क्या होता है कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन की थ्योरी होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स जो होते हैं हमारे, ये एक तीन शेल्स में डिवाइड होते हैं। एक एम शेल होती है, एक एल शेल होती है, और एक हमारी होती है के शेल होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा सोडियम रहता है उसका जो एक आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन जो रहता है, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसका जो लूज़ करा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे क्लोराइड के पास चला जाता है, क्योंकि क्लोराइड के पास उसका जो ऑक्टेट रहता है, ऑक्टेट मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक ऑक्टेट बनाते हैं। तो जो हमारा क्लोराइड रहता है उसके पास सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और जो हमारा सोडियम रहता है उसके पास एक एक्स्ट्रा रहता है। तो सोडियम अपना जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो लूज़ इलेक्ट्रॉन हमारा क्लोराइड के पास जाता है, और क्लोराइड का कंप्लीट हो जाता है पूरा ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। बट जो हमारा क्लोराइड है, तो क्लोराइड के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर 17 प्रोटॉन्स होते हैं और 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने की वजह से जो उसका नेचर रहता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से जब हमारा सोडियम और क्लोराइड जब रिएक्ट करते हैं तो कुछ लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कुछ गेन करते हैं। तो इससे हमारे क्या होता है कि दो एलिमेंट्स के बीच में रिएक्शन होता है। Sodium and chlorine ions become positively charged, attract each other, and are held strong electrostatic forces of attraction to exist as sodium chloride. It should be noted the sodium chloride does not exist as molecules but aggregated of opposite charge ion. इस प्रोसेस से क्या होता है कि जब हमारे दोनों एलिमेंट्स जो होते हैं, तो दोनों एलिमेंट्स जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक थर्ड एलिमेंट बनाते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, बिकॉज इसके कुछ पॉजिटिव क्लोराइड के कुछ सोडियम के मिलकर इन दोनों एलिमेंट्स को पॉजिटिव बना देते हैं। तो उसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, और सोडियम क्लोराइड हमारा पॉजिटिव चार्ज आयन होता है। सॉरी। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से इस रिएक्शन के अंदर उसने लूज़ करा और दूसरे ने लिया। तो इस तरह के जो प्रोसेस होती है दो एलिमेंट्स के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन। कि दो एलिमेंट जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो उन लोगों ने कैसे रिएक्ट करा, और जो रिएक्ट करने पर उनका आउटपुट क्या आया। Property of ionic compounds. To learn about the property of ionic compound, let us perform some activity. तो अब हमें आयनिक कंपाउंड के अगर कुछ हमें परफॉर्म करना है एक्टिविटी, तो यहाँ पर बहुत सारी 3.7 के फिगर में दे रखी है।
तो यहाँ पर हम लोग अगर आप करना चाहते हैं एक्टिविटी तो आप प्रैक्टिकली घर पे करके देखें तो ज़्यादा बेटर होगा। थ्योरी में मैं समझाऊंगी, बट थ्योरी में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी एज अ प्रैक्टिकल कर होगी। यू हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब यहाँ पर एक आयनिक कंपाउंड की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज बताइए, लाइक फिजिकल नेचर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम चारों को एक एक बार पढ़कर और अच्छे से समझते हैं। फिजिकल नेचर क्या होता है हमारे आयनिक कंपाउंड का? Ionic compounds are solid and are somewhat hard because of the strong force of attraction between the positive and negative ion. These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. अब जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं इनका नेचर कैसा होता है? बहुत सॉलिड होते हैं, लाइक इनकी बॉडी बहुत सॉलिड होती है और बहुत हार्ड होती है। इसलिए हार्ड होती है क्योंकि जो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन्स रहते हैं उनके बीच में इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और अगर हम इनको कोई भी फोर्स लगाकर हम अगर इससे ब्रेक करें तो ये छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होते हैं। तो हमें पहली प्रॉपर्टी तो पता चल गई कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं वो फिजिकल नेचर उनका कैसा होता है, बहुत हार्ड होता है। और हार्ड किस वजह से होता है? क्योंकि उनके बीच में जो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स हैं उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हमें इनको पीसेस में ब्रेक करना है तो हमको बहुत ज़्यादा फोर्स और प्रेशर अप्लाई करना होगा जिसकी वजह से वो पीसेस में ब्रेक होंगे। Melting and boiling point. Ionic compound have very high melting and boiling point. This is because of considerable amount of energy is required to break the strong internal attraction. अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये होता है कि कितनी टेम्परेचर पर वो मेल्ट होगा, कितने टेम्परेचर पर वो बॉयल होगा। तो इसको हम लोग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बट हमारे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, लाइक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हमको चाहिए होता है अगर हमें इसको मेल्ट एंड बॉयल करना है तो। और ये इस वजह से होता है क्योंकि इसका जो आयनिक इंटरनल आयनिक अट्रैक्शन जो होता है हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव आयन का वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर मेल्टिंग और फॉर बॉइलिंग। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी होती है हमारी जिस जिस किस पॉइंट पर वो सॉल्युबल हो जाएगा, किस पॉइंट पर वो मिक्स हो जाता है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज कैरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। तो हमारे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं तो ये हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं और ये बहुत सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, लाइक वाटर के अंदर बहुत इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। बट ये बहुत इनसॉल्युबल होते हैं हमारे सॉल्वेंट्स में, लाइक कैरोसिन और पेट्रोल के अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।